हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आने वाला जो वीडियो का एग्जाम है आपका 4 और 5 दिसंबर को, उसके लिए हमारे चैनल पे लगातार टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज है, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज है और जीके की टेस्ट सीरीज है। इनको तो आपने फॉलो करना है और साथ ही ये मॉडल पेपर भी आपको लगातार दिए जा रहे हैं। जैसे कि आज मॉडल पेपर 24 है, इसमें भी हम देखेंगे यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पे जो ग्रुप सी का फुल लेंथ पेपर है उसको देखेंगे, जिसमें 20 नंबर की हिंदी होगी, 10 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन जीएस जीए के होंगे और साथ ही 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के होंगे। ठीक है, तो पेपर शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगा दोस्तों, आप ज़रूर इन टेस्ट सीरीजों को लगाओ यूट्यूब वाले में, जो फ्री में आपको दिए हैं। यूट्यूब में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इन सभी टेस्टों की, इनको आप लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही हमारी वेबसाइट पे जाओ, आप फ्री में टेस्ट सीरीज और अटैम्प्ट करनी है तो हमारी वेबसाइट है himavantuk.com। ठीक है, himavantuk.com। यहाँ पे आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिलेंगे, अटैम्प्ट कर सकते हैं आप हिंदी और जीएस और उत्तराखंड जीके की। उसके अलावा भी वरियस कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप पेड करना चाहते हैं तो पेड टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है। पेड टेस्ट सीरीज के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, गूगल प्ले स्टोर से सेम नेम से डाउनलोड कर सकते हैं, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। और iOS वाले जो यूज़र हैं वो क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोड डालेंगे PUESW। ठीक है, सभी हमारे स्मॉल लेटर में है और आप उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारी। वहाँ पे स्टोर आपको विजिट करना है, एज ए स्टूडेंट ही रजिस्टर्ड करें हमेशा जब भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, क्योंकि फिर आपको स्टोर शो होगा। नहीं तो अगर कुछ लोग क्या करते हैं, एज ए गेस्ट यूज़र और एज अ पेरेंट्स वहाँ पे रजिस्टर्ड कर देते हैं, फिर हम उनको स्टोर शो नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। पेड टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, वीपीडीओ की वहाँ पे मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। 50 ग्रुप की फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, 50 आपके लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इन सभी टेस्ट का आप लाभ लें। निःशुल्क वाले आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, वेबसाइट पे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज मॉडल पेपर 24। हो गए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, और थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल जो रहेगा ईजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी होंगे। कट ऑफ की बात करते हो तो 60 प्लस तो कम से कम लाना स्कोर। अगर 60 प्लस लेके आ रहे हैं, हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा जो इसमें 40 ही नंबर लाएंगे तो वो आने वाले एग्जाम में फेल हो जाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 60 प्लस स्कोर कर पा रहे तो मतलब बहुत अच्छी तैयारी में आप लोग, बहुत ज़्यादा पकड़ हो चुकी है आपकी उत्तराखंड सामान्य हिंदी और जीएस में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर 24। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी का सेक्शन करेंगे सबसे पहले। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए, च और छ जब हम बोलते हैं ना तो कहाँ से निकले, तालु से निकलते हैं ना ध्वनि, तो इनकी जो स्थिति होती है वो होती है तालु। ऑप्शन इसमें सही उत्तर है, तालु। अगला देखिए, निम्न में से री की मात्रा का विशुद्ध प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो बताइए इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? ठीक है, री की मात्रा देखिए, रॉ और री की, बहुत से लोग जो ये री की मात्रा है इसमें कंफ्यूज रहता है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है साफ साफ वृष्टि शब्द में। ठीक है, वृष्टि वो है, देखिए वो के नीचे री की मात्रा लगी है और फिर स और टी, वृष्टि, इसमें हमारा री का प्रयोग हुआ है। और इसमें रॉ का प्रयोग, ये रॉ की मात्रा नहीं होती, ये री अलग होता है, ये स्वर है। ठीक है, देखिए रॉ हम 4 प्रकार से यूज करते हैं हिंदी में, रॉ के 4 प्रकार से उपयोग होते हैं। मैंने हिंदी के कोर्स में कराया आपको। पहला तो होता है विशुद्ध रूप में रॉ का प्रयोग। दूसरा रॉ हमारा ऐसे होता है, देखिए जिसमें हम लिखते हैं सर्प, पौ के ऊपर रॉ। तीसरा रॉ का प्रयोग ये होता है ग्रह, जो हम लिखते हैं देखिए ग्रह। ऐसे ही हमारा चौथा जो रॉ का प्रयोग होता है वो हमारा हो जाता है कौन सा, जैसे कि ट्रक लिखते हैं हम। ये रॉ के 4 रूप हैं, दिख पा रहे हैं? एक तो स्वतंत्र रॉ, एक ये वाली मात्रा, एक जो ट्रक में ट्रॉ के नीचे लगाया मैंने, और एक जो ग्रह में ग्रह के नीचे लगाया, और दूसरा वाला जो ग्रह है ये हमारी री की मात्रा हो जाएगी फिर स्वर की, जो कि यहाँ पे वृष्टि में है। समझ पाएंगे ना, इनमें भेद करना सीखे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन या वर्ण हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से है वो? छ, त्र, ज्यो। ठीक है, और एक हो गया हमारा स्र। ठीक है, तो ये 4 होते हैं, कौन कौन से? क्ष, त्र, वैसे ज्यों को ज्यों बोलते हैं, ज और यों का होता है, 4 हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। अब यहाँ पे छ पूछा जा रहा है, तो छ जो होता है वो देखिए आधे क और सौ का बना होता है। छ वर्ण जो बना होता है आधे क और सौ, तो यानी कि क के बाद ही उच्चारण आएगा इस छ का। अब यहाँ पे बहुत लोग कर देंगे कि ह के बाद आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जाता है। तो हिंदी शब्दकोश में छ वर्ण का क्रम किसके बाद आएगा? क के बाद। ऐसे ही त्र पूछा था किसी पिछली बार यूके ट्रिपल एस ने, तो त धन र,
तो त्रौ का स्थान तौ के बाद आएगा, ठीक है। ऐसे ज्यों पूछ लिया था, ज्यों का जो स्थान होता है वो क्या होता है, ज धन यों होता है, देखिए आधा ज, तो जौ के बाद आएगा इस ज्यों का जो उच्चारण स्थान है। ऐसे श्रमिक वाला स्र जो है देखिए, इसमें आधा स और र, तो सौ के बाद आएगा इसका उच्चारण, यानी कि ध्यान रखेंगे स, तीसरे वाले सौ से पहले हमारे ये स्र आएगा वर्णमाला में, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, क्रम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क हो जाएगा, समझ पाएंगे। इनमें से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा दिए गए विकल्पों में। तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसमें होना चाहिए, ठीक है, अनुग्रह, ठीक है। अनुग्रह जो है ये अशुद्ध है, इसमें उज्ज्वल सही है, हदीस सासी सही है, 36 सही है। अनुग्रह जो है इसका शुद्ध रूप होना चाहिए मेरे हिसाब से अनुग्रह, ठीक है। ग्रह देखिए यहीं पे हो गया ना मात्रा का फर्क, यहाँ री की मात्रा लगी जबकि इसमें र की मात्रा होगी शुद्ध अनुग्रह में। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश डैश से बना है, ठीक है। तो कालिमा जो भाववाचक संज्ञा किस विशेषण से बनी है, तो काले शब्द से बनी है, काला, ऑप्शन है। काला का भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कालिमा। कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कानों सुनी में आपने कारक बताना है, और हाँ अपने दैनिक जीवन में भी कभी कानों सुनी बातों पे आपने बिलीव नहीं करना है, ठीक है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, खुद पे विश्वास रखो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, करण कारक हो जाएगा इसमें, कानों के द्वारा, क्योंकि किसके द्वारा सुनी गई, कानों के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, ओके। अगला देखिए पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है, पलंग, तो पलंग का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पर्यंक, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, पर्यंक। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं, इनमें से किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछ रहा है, नहीं, बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें हमारा अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका अतिथि, ठीक है। अतिथि में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, बाकी अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त, इनमें सब में अति उपसर्ग लगा। उपसर्ग क्या होता है, वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और यहाँ पे शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अंतरंग का विलोम क्या होगा, तो अंतरंग का विलोम हो जाएगा बहिरंग, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, बहिरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा अनेकार्थक शब्द है, बताइए अनेकार्थक शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा हो जाएगा। तो इसमें अनेकार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थ शब्द, ठीक है। जो अर्थ है देखिए, अर्थ अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अर्थ का मतलब एक तो हमारा भाव हो गया, जैसे मैं बोलता हूँ ना इस सेंटेंस का अर्थ बताओ, एक तो भाव हो गया। अर्थ का मतलब धन भी होता है, ठीक है, और बहुत से अर्थ आते हैं, अभिप्राय भी होता है, तो अर्थ का मतलब अनेकार्थक शब्द है यहाँ पे। अगर देखिए जो कानून के विरुद्ध हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कानून के विरुद्ध जो चीज़ें हो उसको क्या कहते हैं, तो कानून के विरुद्ध हो इसको बोलेंगे हमारा अवैध, इलीगल, ऑप्शन ए। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो अन्वेषण होता है भाई हमारा अनुधन एषण, अनुधन एषण, अन्वेषण, ऑप्शन ए। निम्न में से अलंकार का भेद नहीं है, तो दिए गए विकल्पों में अलंकार कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए छंदा अलंकार, ठीक है। तो छंदा अलंकार, इसमें अलंकार का भेद नहीं है, बाकी उभय अलंकार होता है, शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, जबकि छंदा अलंकार कोई भी अलंकार नहीं होता। घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घी खिचड़ी होना, देखिए घी खिचड़ी होने मुहावरे का अर्थ होता है, देखिए मतलब जो सब जगह बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, अच्छे से घुलना मिलना, यानी कि खूब घुलना मिलना हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, खूब मिलना, घुलना मिलना, घी खिचड़ी होना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कार्यालयी सरकारी पत्र की विशेषता कौन सी है, ठीक है। तो कार्यालयी सरकारी पत्र की विशेषता इसमें हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सरल भाषा, विनयशीलता, संक्षेपण, संपूर्णता, भारी सजावट और विचारों की सुस्पष्टता, यानी कि ऑप्शन है ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है, तो कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली पश्चिमी भाषा की भाषाएं हैं। बघेली जो है हमारी, बघेली हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, तो महादेवी वर्मा का प्रथम पूछा जा रहा है इसमें काव्य संकलन, तो इनका प्रथम काव्य संकलन है ऑप्शन
ए हो जाएगा, ठीक है। निहार, निहार इनका काव्य संकलन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो त्रिपाठी जी की जो ललित गीतों का जो संग्रह है, इसको किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन है गीतिका, ठीक है। आई थिंक इसमें टेस्ट जनरेशन में कुछ फॉल्ट हो गया हिंदी वाले सेक्शन में, सभी के आंसर ऑप्शन यही आ रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए। निम्न में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? तो कर्तृवाच्य, वैसे वाच्य सिलेबस में नहीं है आप लोगों के, लेकिन आयोग क्वेश्चन बना देता है कभी कभी। वैसे तो व्यंजन संधि भी आपका दिया नहीं है सिलेबस में, ध्यान से देखेंगे, बट संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि तो आएगी ना, आप स्किप नहीं कर सकते उसको। ऐसे भाववाच्य, कृतवाच्य, ये कर्मवाच्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कर्तृवाच्य मतलब कर्ता को आप दर्शा रहे हो जिसमें, तो सिंपल पता चल रहा है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, इसमें आपका कर्तृवाच्य है, ठीक है, ऑप्शन है। डैश डैश को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये दिए गए विकल्पों में किसे हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। मुक्त छंद प्रयोग किया होगा ना सबसे पहले, तो इसलिए इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है निराला जी। निराला जी की बहुत सी रचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कई बार पूछ लिए जाते हैं इनकी रचनाएं, इसलिए जो कवि परिचय वाले मैंने कल आपको भाग 1 भाग 2 दिए थे ना टेस्ट सीरीज के, वो आप फॉलो करें, एक बार देख लेना जाने से पहले एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। काव्य खंड के जितने कवि हैं उनको करवा दिया मैंने, गद्य खंड के साहित्यकारों की जल्दी ही MCQs वाली वीडियो कल आ जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हिंदी का सेक्शन पूरा भाई। अब हम देखेंगे इसमें आपका रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चनों में आप देखेंगे, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर। एफ जो है वो एल का पुत्र है, ठीक है। एफ कौन है? ये एफ है, मान लो एफ भाई एल का पुत्र है, ये एल हो गया, ठीक है। एल जो कि जे का पिता है, एल भाई किसका पिता है? जे का, जे यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो कि एम का पिता है, जे जो है वो एम का पिता है, यानी कि एम यहाँ पे हो जाएगा, ये ग्राफ बन गया भाई, ठीक है। कहने का मतलब एफ जो है एल का पुत्र है, एल जे का पिता है, और जो कि एम का पिता है स्वयं में। तो यहाँ पर ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित होगी। तो ये जे की जो पत्नी है ना, जे की जो पत्नी है ये एम से किस प्रकार से संबंधित होगी। अगर जे इसका बाप है एम का, तो जे की पत्नी क्या हो जाएगी? बाप की बीवी मेरी माँ तो होगी, है ना, तो मम्मी हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, माता, ठीक है। प्रतिमा जिस प्रकार संबंधित है आकार से, गाना किससे संबंधित है बताइए। तो प्रतिमा यानी कि मूर्ति, आकार, ठीक है, आकार से मूर्ति बनती है, तो धुन से गाना बनेगा, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, धुन, धुन से गाने बनेंगे, बिल्कुल सही है। एक कक्षा में अमित का स्थान ऊपर से 16वां है भाई, ठीक है, ऊपर से 16वां है यहाँ से, और नीचे से 6ठा है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना पंक्ति वाला जिसमें आपका टोटल नंबर मांगा जाता है, तो ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान जो होता है उसको हमेशा प्लस कर देना है, और उसमें से फिर 1 घटा देना है। 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21। यानी तो कक्षा में कितने लोग हैं? 21 लोग हैं, ऑप्शन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को इतना इतना लिखा जाता है, और इसी भाषा में फ्रेम को क्या लिखा जाएगा? तो भाई इसमें देख लो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसको भी वैसे बनाना पड़ता है, कोट वाला है ये क्वेश्चन। तो लाइट को अगर MJHIU लिखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, LIGHT, लाइट, ये लिखा जा रहा है MJHIU। तो L से M हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है, I से J हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है, G से H हो रहा है +1 हो रहा है, H से I हो रहा है +1 हो रहा है, T से U हो रहा है +1 हो रहा है, यानी कि +1 जोड़ रहा है आगे में अल्फ़ाबेट में। चलो ऐसे फ्रेम में भी कर देते हैं। तो फ्रेम में अगर हम +1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो F में अगर +1 जोड़ेंगे तो F के बाद क्या आता है? F के बाद आपका आ जाता है G, R के बाद क्या आता है S, A के बाद B, M के बाद N, और E के बाद क्या जाएगा? F, GSBNF के कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, ठीक है, GSBNF। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध करता है। निरूपण वाक्य अक्षर शब्द, ठीक है। तो वाक्य अक्षर शब्द का जो सही मैच होगा इसमें वो हो जाएगा पहला वाला जो चित्र है इसमें, ऑप्शन है। देखिए सबसे छोटी इकाई क्या? अक्षर, अक्षरों से मिलकर क्या बना? शब्द, शब्द से मिलकर क्या बना? वाक्य। बस ये अक्षर हो गया बीच वाला, ये शब्द हो गए, और ये वाक्य हो गया। समझ गए ना, बहुत सिंपल है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है इसमें वैन आरेख।
नीचे दी गई आकृति में कितनी सतह है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कितनी सतह हो जाएंगी टोटल। तो यहाँ पे सरफेस पूछ रहा है कितने इसमें। देखिए तो एक सरफेस यहाँ अंदर वाली हो जाएगी, एक इसके बाहर है 2, ठीक है, ये नीचे वाली 3, एक इसके ऊपर रहेगी 4, एक उसके पिछले साइड होगी 5, एक यहाँ हो गई 6, एक इसके ऊपर वाली 7, एक इसके इधर वाली 8, ठीक है, और एक ये सरफेस सामने वाली 9, और एक इसके जस्ट पीछे 10। तो यहाँ पर टोटल जो सतहों की संख्या होगी सरफेस 10 होंगे इस फिगर में, ठीक है। तो 10 ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बोलता है दी गई आकृति में कितने आयत है। देखिए आयतों की संख्या साफ साफ दी गई है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में ट्रायंगल काट दें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमको बराबर दिया हुआ है। देखिए 3 ब्लॉक इधर दिए हैं और 3 ब्लॉक इधर दिए हैं। जब भी कोई समानांतर ऐसे समान भुजाओं वाला हमारा क्वेश्चन बनता है और आयत वर्गों की संख्या पूछी जाती है तो उसमें अलग अलग ट्रिक होती है। आयत के लिए क्या करते हैं हम सिंपली 1 2 3 लिख देंगे। देखिए 1 2 3, क्योंकि दोनों साइड से बराबर है ना, इनको आपस में जोड़ दो। 1 + 2 + 3 कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 3 2 5 1 6, ठीक है। और ऐसे ही कितना हो रहा है 1 2 3, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, और इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, टोटल आपके पास नंबर आ जाएंगे कितने हैं, तो 6 6 36, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। तो इसमें टोटल 36 आयत हैं भाई। ध्यान रखेंगे सभी जो वर्ग है ना, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सभी वर्ग आयत होंगे, 4 भुजाएं होती हैं, बट वर्ग में 4 भुजाएं समान होती हैं, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होने की कंडीशन होती है, लेकिन वर्ग आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन बोलता है देखिए किसी निश्चित भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। 1 2 3 1 2 3 क्या बोलता है, देखिए हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, यानी कि ये हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए वो 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे। 3 5 6 इसका अर्थ है भाई वेरी हॉट डे, ठीक है। अब 3 भाई यहाँ भी आ रहा है, देखिए 3 यहाँ भी आ रहा है, और हॉट शब्द जो है यहाँ भी आ रहा है, देखिए हॉट फिल्टर कॉफी में, और हॉट शब्द यहाँ भी आ रहा है, यानी कि हॉट के लिए जो कूट है वो 3 है, इतना तो पता चल गया 2 में ही, ठीक है। और अगला बोलता है वो डे एंड नाइट, डे एंड नाइट को लिखते हैं 5 8 9, ठीक है। और 5 हमारा देखिए दूसरी रो में भी आ रहा था, और 5 हमारा लास्ट रो में भी आ रहा है, और डे शब्द जो है वो दूसरे में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है, ठीक है। तो डे का जो कोड हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा अब ये क्या पूछा सवाल, देखिए डे का 5 हो गया और हॉट का जो हो गया हमारा वो 3 हो गया। तो ये सिंपली पूछ रहा है देखिए इसमें उसी कोड भाषा में वेरी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो वेरी हॉट डे यानी कि बीच का पूछा है 3 5 6। अब हमें पता चल गया 3 जो है वो हमारा हॉट का कूट है, 5 जो है हमारा ये डे का कूट है, तो बचा 6, यानी कि 6 जो हो जाएगा इसमें 6 हमारा वेरी का कोड होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही है। किसी निश्चित कोड में स्क्यू को पोसी के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में JYQV को क्या लिखा जाएगा, सेम है वैसे करना है आपने इसमें भी। तो देखिए इसमें सिंपली क्या हो रहा है आप देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है आंसर की के हिसाब से वो है ऑप्शन बी, ठीक है, बी मस्ट हो रहा है इसमें, देख लेना इसको, बहुत लंबा समय लग रहा है, चलिए ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है फिर। अगला देखिए 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसके लिए सूत्र होता है, देखिए घंटे और सुइयों के बीच के कोण के लिए सूत्र होता है आपका, ठीक है, उस सूत्र को लगा देना है। सूत्र क्या होता है, देखिए 30 गुणा घंटे करना पड़ता है आपको, जो भी घंटा दिया है, और -5.5 इंटू मिनट, ये होता है सूत्र, इसको नोट कर लो भाई। 30 गुणा घंटे माइनस 5.5 गुणा मिनट। तो पूछ रहा है 7:30 बजे, तो 7 क्या है घंटा है ना, 7:30 बजे में 7 घंटा है, 7 गुणा 30 हो जाएगा, माइनस 5.5 गुणा कितना बचा 7.5, मिनट कितने 30 हैं, कर लो इसको सॉल्व। 7 या 21 210, 210 में से 5.5 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता है वो 165। तो 210 में से 65 घटा दो भाई, कितना हो जाएगा 45, यानी कि हाँ 45 ही होगा, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनेगा 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच, कितने अंश का 45 डिग्री का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस ट्रिक को याद रखना अच्छे से, तभी बोलता हूँ मैं। तो ये हो गए रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, हमारे जीएस के क्वेश्चनों की तरफ। तो जीएस का पहला क्वेश्चन है, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, लंबा हो जाता है सेशन फिर, ठीक है, काफ़ी लोग फिर लाइव में बोर हो जाते हैं। अगला है देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग हो सकता है इसकी प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, तो 356, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इंडिका पुस्तक का लेखक था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री था, ठीक है, यूनान से आया था। ध्यान रखिए, मेगास्थनीज ने इंडिका में कितने भागों में बांटा था भारतीय समाज को? 7 भागों में। क्वेश्चन कई बार बनता है, 7 भागों में बांटा था इसने अलग अलग। निम्न राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र में घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करो भाई, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान है भाई क्षेत्रफल में, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद हमारा कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 ऑप्शन है, ठीक है, 1 3 4 2। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पे डाटा की एंट्री की जाती है वो क्या कहलाता है? तो जहाँ पे डाटा की एंट्री होती है एक्सेल सीट में ना, उसको कहते हैं हम टैब। क्या बोलते हैं उसको? माफ कीजिएगा, सेल, उसको कहते हैं सेल। ऑप्शन सी इसमें से उत्तर है, सेल कहते हैं उसको, सेल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यानी कि शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, हॉट स्पॉट है, और ये लोकेटेड है केरला में। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, केरल। डैश डैश को भारत में संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो भारत में जो संविधान का रक्षक है ना, वो कौन है? वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी भारत में 12 अप्रैल 2005 से। अगला देखिए, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो कौन सा द्वीप है भारत का, आइलैंड है, जिसका जो उद्गम है वो ज्वालामुखी है, यानी कि ज्वालामुखी देखने को मिलता है आपको? तो ये बैरन द्वीप है हमारा, अंडमान में। ऑप्शन ए। डैश डैश ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इनमें से कौन व्यक्ति था भाई जिसने सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो देखिए, हमारा प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया यहाँ पे भाई, ठीक है। और गांधी जी ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, बट JL नेहरू नहीं गई थी इसमें। और किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? चलिए कमेंट करें, ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में। अब उसमें भारतीयों का जो दल गया, उनका जो रहने खाने का खर्चा उठाया ना, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का खर्चा उठाया था? कभी क्वेश्चन बनेगा तो मदन मोहन मालवीय। मालवीय जी बहुत सेठ आदमी थे अपने टाइम के, ओके। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2001 से। प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम की विशेषता थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि जो प्रांत का हक है वो सेल्फ जो वहाँ पे गवर्नमेंट की उनके हाथ में दे देंगे, और केंद्र में द्वैध शासन होगा, यानी कि जैसा अभी चल रहा है। ये बोला गया था भारत का जो स्वतंत्रता से पहले अधिनियम आया था, यानी कि भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935 वाला, उसमें ये बात बोली गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारा जो संविधान बना है ना भारत का, वो मूल रूप से बेस्ड है भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही कुछ बिंदुओं पर, ठीक है। डैश डैश ने संविधान संशोधन में दल बदल निरोधक कानून अधिनियमित किया। यानी कि जो दल बदल होता है ना, वो आपने देखा होगा, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं, बीजेपी वाला समाजवादी में चले जाते हैं, तो लेकिन उसका जो पद रहेगा उससे संबंधित जो भी डिस्कस बातें होती हैं, उसका जो प्रावधान किया गया दोस्तों, वो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 52वां, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, 52वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बनता है। 2-3 संशोधन आपने याद रखना है। एक तो ये दल बदल वाला पूछता है हमेशा, एक पूछता है कि किस संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र घटाकर 21 से 18 वर्ष की गई, हर बार बनता है क्वेश्चन, है ना। और एक दो और बनता है, किस संशोधन के द्वारा हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया। और ऐसे बनते हैं क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारा प्रस्तावना में हमारे क्या हुआ, प्रस्तावना हमारी एडिट की गई, उसमें मतलब कुछ शब्द डाले गए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये जो हमारा एक मौलिक कर्तव्य वो बाद में जोड़ा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनको हमेशा नोट करना चाहिए। इसमें अगर कंफ्यूज होते हैं तो 1 नंबर गंवा सकते हैं हम, क्योंकि ये हमेशा हर एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। भारत ने पंचवर्षीय प्रणाली को कहाँ से अपनाया था? तो भारत ने, देखिए, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी ना 2017 तक, 12 पंचवर्षीय योजना चले भारत में। अब तो नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया है, योजना आयोग बनाते थे इसको। ये हमने रशिया, सोवियत संघ जो था पूर्व, उससे अडॉप्ट किया था। ऑप्शन है। अगला देखिए, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हर देश के लोग आए ना, बट डच आए, डेनिश आए, स्पेनिश आए, इसके साथ साथ हमारा पुर्तगीज़ आए, ब्रिटिशर्स तो आए, फ्रांसीसी आए,
ठीक है। और फाइनली इसमें सबसे ज़्यादा आधिपत्य जमाया हमारे ब्रिटिशर्स ने पूरे देश में, कॉलोनी बना दी। तो कोलाजेल की लड़ाई हुई थी, इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था मार्तंड बर्मा ने, ऑप्शन है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत का संविधान बोलता है भैया कि भारत में केवल एकल नागरिकता मिलेगी आपको, सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन है, ठीक है। 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को किसके लिए दिया गया? तो रवीश कुमार को सभी लोग जानते हैं भाई, एनडीटीवी में मेनली रवीश कुमार आते हैं, एकमात्र पत्रकार बोल सकता हूँ मैं पूरे देश का, जो सीधे सीधे निशाना साधता है सरकार की जो भी गलत पॉलिसीज़ हैं या कमियां हैं, या जो भी हमारे मुद्दे होते हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं या बेरोज़गारी के आलम के मुद्दे हैं, या जो भी हैं घटनाएं हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से पेश किया जाता है। और तो इनको पत्रकारिता के लिए रेमन मैग्सेसे मिला 2019 में, ठीक है। सुपारी उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है, तो सर्वाधिक सुपारी का उत्पादन करता है। सुपारी सभी लोग जानते हैं ना, सुपारी वो जो कि पान वगैरह में यूज होती है, और बहुत से लोग वैसे भी लेते हैं सुपारी को, ठीक है। और सुपारी में जो हमारे पहले प्लेस पे राज्य है वो कर्नाटक, ऑप्शन है, 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में REP का फुल फॉर्म क्या है? REP, तो REP का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि ऑप्शन है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बड़ा जो इमामबाड़ा था इसका निर्माण करवाने वाला जो शासक था ना दिए गए विकल्प में, वो था आसफुद्दौला, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, आसफुद्दौला। तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तनामी मरुस्थल की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी चीन में, माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में हो गए, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। तनामी जो मरुस्थल है ना, ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है ये हमारा इसी का पार्ट है, और ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही है। बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने की विधि क्या कहलाती है? तो अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, खासकर फ्रांस वगैरह में, और क्योंकि वहाँ पे उससे अल्कोहल वाइन वगैरह बनती है ना, तो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और अंगूर की खेती को बोला जाता है व्यापारिक तौर पे विटीकल्चर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है विटीकल्चर, ठीक है। और ऐसे बात करें जाए रेशम पालन की जो खेती होती है उसको सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा मत्स्य पालन के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको पीसी कल्चर बोलते हैं। और जो एपी कल्चर टर्म दी है इसका मतलब होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है, तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। वर्तमान में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अभी 2020 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश है गेहूं उत्पादन में चाइना, ऑप्शन है। और चावल में भी चाइना ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का 18वां रेलवे जोन, सीमांध्र रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे? अब भारत में कितने रेलवे जोन हो गए टोटल? 18, पहले 17 थे। और उसमें जो नया है हमारा सीमांध्र रेलवे जोन, इसका आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा कहाँ पे? विशाखापत्तनम में, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें, विशाखापत्तनम। डैश डैश DRDO द्वारा विकसित हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। तो देखिए इनमें से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो है अस्त्र, ऑप्शन है। रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश का नया नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए तो रोहतांग सुरंग जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसको जाना जाता है दोस्तों अब अटल सुरंग के नाम से, ठीक है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस टनल का नाम अटल सुरंग रखा गया, ओके, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जो अटल सुरंग है ना इसकी टोटल लेंथ कितनी है ये बताइए चलिए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर परियोजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो ये योजना चर्चा में रही थी काफ़ी, एंड इसको शुरू करने वाला जो स्टेट था वो था हमारा पूर्वोत्तर राज्य असम, ऑप्शन है। डैश डैश सर्वाधिक वनाकरण प्रतिशत वाला प्रदेश है? भारत का सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात हो रही है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो हमारा राज्य है भारत का वो तो मध्य प्रदेश है, बट वन क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से तो वो हमारा हो जाता है मिजोरम, ऑप्शन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से जो हमारी जनसंख्या घनत्व है भारत देश का वो 382 प्रति वर्ग किमी है, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी समिति का संबंधित नाबार्ड की स्थापना से है? तो नाबार्ड से रिलेट करने वाली जो संस्था है वो बताइए इनमें से। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शिवरामन समिति, ठीक है, ये नाबार्ड से संबंधित है, शिवरामन समिति। चलिए ये हो गया जीएस का पोर्शन खत्म हमारा। अब बढ़ेंगे आगे उत्तराखंड वाले पोर्शन में। तो उत्तराखंड में आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पंचप्रयाग नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, इसमें है और नहीं है को ध्यान से देखिएगा एग्जाम में, आपने तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो देखिए हमारा देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग ये पंचप्रयाग हैं, जबकि केशव प्रयाग कोई भी पंचप्रयाग नहीं है, ठीक है। वैसे प्रयाग है लेकिन पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। पंचप्रयाग में हमारा देवप्रयाग होता है, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और 5वां विष्णुप्रयाग।
तो ये हमारे मान्यता प्राप्त 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड राज्य के। कुली बिगाड़ का अस्थायी हल निकालने के लिए किसका गठन हुआ था? तो कुली बिगाड़ का अस्थायी हल निकालने के लिए 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। स्याही देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो स्याही देवी का प्राचीन मंदिर की हम बात करते हैं तो ये मंदिर हमको देखने को मिलेगा शीतला खेत में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही उत्तर है शीतला खेत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतला खेत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोर ध्वज का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो मोर ध्वज प्लेस का उत्खनन मतलब इसकी खुदाई कब हुई थी यहाँ पे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 1887 में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो रालम ग्लेशियर इसकी लोकेशन मिलती है हमको पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। रालम हो गया, मिलम हो गया, एलम हो गया, ये मो लम लम वाले जो हैं ये पिथौरागढ़ में ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भोटिया जनजाति द्वारा आभूषणों को भोटांतिक बोली में क्या कहा जाता है? तो भोटिया लोग अपने आभूषणों को जो होते हैं ना उनको बोलते हैं सालीपुली। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है सालीपुली। कालामाटी नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल राज्य में कहाँ स्थित है? तो कालामाटी हमारा एक जो हमारे साक्ष्य हैं वो मिले हैं यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन, और इसकी लोकेशन हमको देखने को मिलती है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है कालामाटी। ऑप्शन सी। टिहरी गढ़वाल में राजमाता कमलेंदुमती के शाह के प्रयोग से किस वर्ष नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन बना था, और ये जो पेपर है ना ये हमारा लॉन्च हो गया था मॉडल पेपर का। ये पूरा आज का पेपर दे रहे हैं आपको, मैं तभी बोल रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जिन्होंने पहले हमारे 50 प्रैक्टिस सेट दिए थे उनको बेनिफिट हुआ होगा इसका, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना था एग्जाम में। बहुत से क्वेश्चन बने थे, अभी मेरे को अचानक याद आया तब बता रहा हूँ मैं आपको। तो नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की राजमाता कमलेंदुमती शाह ने 1962 में। ऑप्शन 20 में सही उत्तर है 1962। ठीक है, अगला देखिए, वर्ष 1960 के दशक में उत्तराखंड में कौन सी शराब का प्रचलन बढ़ने लगा था जिसका विरोध सर्वप्रथम दीपा देवी ने किया? दीपा देवी यानी कि हमारी टिंचरी माई। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। टिंचरी नामक टिंचर शराब चलती थी उसमें ना, इसको बंद कराया इन्होंने दीपा देवी ने। इनको ठगुली देवी भी कहा जाता है। ठीक है, किस वर्ष बिस्नी देवी शाह को गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल में रखा गया? तो देखिए, राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली जो पहली महिला है वो बिस्नी देवी शाह है, और वन आंदोलन में जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला पूछेगा तो दुर्गा देवी। बिस्नी देवी शाह झंडा फहराने गई अल्मोड़ा नगर पालिका पे और इनको गिरफ्तार किया गया 1930 में। अल्मोड़ा में गणेश्वर भगवान का मंदिर किसने बनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गणेश्वर भगवान का मंदिर बनाने वाला चंद शासक था कल्याण चंद। ऑप्शन डी इसमें से उत्तर है कल्याण चंद। डैश डैश में उत्तराखंड के लिए उसी नगर शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तराखंड को उसी नगर कौन से ग्रंथ में बोला गया दिए गए विकल्पों में? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को उसी नगर बोला गया, यानी कि ऑप्शन 20 में से उत्तर है बौद्ध ग्रंथ। मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, डॉक्टर लिंगार्ड के प्रयासों से मुक्तेश्वर में 1893 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष होती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बनता है क्वेश्चन। नारायण आश्रम की स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में। ऑप्शन सी। देखिए, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा सही करके। उत्तराखंड राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो उत्तराखंड का राज्य गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 को अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उस समय बैठे हुए थे गद्दी पे कौन? राजनाथ सिंह। ठीक है, जो वर्तमान में हमारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बताइए, वर्तमान में राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है मोदी गवर्नमेंट में? कमेंट करो। चलो, यही राजनाथ सिंह थे उस समय, यूपी के सीएम। लोहाघाट में मायावती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मायावती आश्रम की स्थापना की लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। राज्य में आई एम अ विलेज योजना शुरू किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, तो आई एम अ विलेज जो योजना शुरू की गई ना उत्तराखंड में, ये किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए की गई सरकार के द्वारा। ठीक है, किसानों की आय को डबल करने के लिए। आय मतलब उनकी इनकम को डबल करने के लिए। ठीक है, उत्तराखंड के किस ताल को विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कहा जाता है? देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया। लैंग्वेज चेंज। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कहा जाता है उस ताल को जहाँ से हमको कुछ पुराने साक्ष्य मिलते हैं। तो इनमें से देखा जाए कौन सा ऐसा ताल है, तो ये ताल है रूपकुंड। रूपकुंड से मानव अस्थियाँ पंजर वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए इसको रहस्यमय या कंकाली ताल भी कहा जाता है।
और जो रिसर्चर हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र है रूपकुंड। अल्मोड़ा में पटवारी प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए इस क्वेश्चन में तो 2 पॉइंट मिल गए आपको। एक तो ये पता चल गया कि उत्तराखंड में अगर आप जब पटवारी या लेखपाल बन जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? अल्मोड़ा में होगी। और ये ट्रेनिंग स्कूल जो पटवारियों को प्रशिक्षण देता है इसकी स्थापना हुई थी 1913 में, ऑप्शन है। एनटीटी से ऊपर जब आप जाएंगे ना वहाँ मिलेगा आपको ये कॉलेज, एनटीटी जो अल्मोड़ा में एनटीटी है। राज्य के अधिकतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है भाई? ये क्वेश्चन तो आना चाहिए यार सबको। तो राज्य के अधिकतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं नारायण दत्त तिवारी, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो 2002 से लेकर 2007 तक पूर्ण कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री बने राज्य के, ठीक है। अदरवाइज आपने देखा अभी भाजपा की हमारी बहुमत वाली सरकार है, इसमें भी 3 सीएम चेंज हो गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने, फिर तीरथ सिंह रावत जी बने, अभी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है, जबकि सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसा तो नहीं था ना सरकार टूट जाएगी या कुछ ऐसा वैसा, बट केवल एनडी तिवारी जो हैं जो पूर्ण कार्यकाल यहाँ पे निभा पाए। राज्य में लोकायुक्त निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? लागू नहीं, पारित पूछ रहा है इसमें। तो देखिए लोकायुक्त निवारण अधिनियम पारित हुआ राज्य में उत्तराखंड में 2011 में, ऑप्शन है। गढ़वाल मंडल की स्थापना के समय इसमें शामिल जनपदों की संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बोलूँगा मैं इसको। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना जब 1969 में हो रही थी ना, उसमें कितने जनपद थे इसमें शामिल, बताइए। कन्फ्यूज हो गए बहुत लोग। चलिए पहला आंसर इसमें सही है 4। तो उसमें 4 जनपद कौन थे 1969 में गढ़वाल जनपद में, गढ़वाल मंडल में? बताइए। इसमें पहला जनपद था हमारा सबसे पुराना पौड़ी जनपद, इसके बाद दूसरा टिहरी जनपद 1 अगस्त 1949 को बना, तीसरा कौन सा होगा? उत्तरकाशी, और चौथा हमारा कौन सा था? चमोली। तो ये 4 जनपद थे जब गढ़वाल मंडल बना, ठीक है, क्योंकि बाकी बाद में बने। हरिद्वार बाद में शामिल हुआ, देहरादून इसमें बाद में शामिल किया गया, और इसके अलावा रुद्रप्रयाग बाद में बनता है, ठीक है। तो 3 जनपद बाद में आएंगे, तभी 7 हैं अभी वर्तमान में। राज्य में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सहकारिता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मिलता है राज्य में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा वल्लभ त्रिपाठी जी इसमें राइट आंसर है। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता नियम उत्तराखंड पंचायती नियमावली में किस वर्ष जोड़ा गया? आपको पता ही है न्यूनतम शैक्षिक अर्हता भी जोड़ी गई थी अभी लास्ट टाइम उत्तराखंड पंचायती चुनावों से पहले, और ये 2019 की बात है। ऑप्शन इसमें सही उत्तर है 2019। तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तिब्बत की बेटी, तो तिब्बत की बेटी नामक पुस्तक लिखी श्री वल्लभ डोभाल ने, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है श्री वल्लभ डोभाल। देहरादून हरिद्वार रेल पथ को आपस में किस वर्ष जोड़ा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग बना था सन 1900 में, ऑप्शन सी इसमें से उत्तर है। और सन 2000 में 100 साल पूरे करने की वजह से इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ देहरादून रेल पे। औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान से इसको अगर हम देखें तो औपनिवेशिक काल पूछा गया अभी, ठीक है। वैसे कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल अगर क्वेश्चन बनता है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल, तो ये फिर बैटन भी हो जाता है इसमें, क्योंकि बैटन भी हमारा साफ साफ दिया है जय सिंह रावत जी की किताब में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन के अगर ध्यान से समझें तो क्वेश्चन को समझना आवश्यक है एग्जाम में। यहाँ पे पूछ रहा है पूरा जो औपनिवेशिक काल रहा उत्तराखंड में ब्रिटिश हुकूमत रही, इसका स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को कहेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हेनरी रैमजे होगा इसका आंसर, ऑप्शन है। लेकिन थोड़ा विवादित है ये प्रश्न। उत्तराखंड के पंच केदारनाथ में से कौन सा केदार पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है? पितृ तीर्थ किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको भी। एंड पितृ तीर्थ कहा जाता है हमारा रुद्रनाथ को, ऑप्शन बी इसमें सही है रुद्रनाथ। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारी ग्रामीण लिटरेसी रेट को, और जो ग्रामीण लिटरेसी रेट है हमारा 11 की जनगणना के अनुसार वो है भैया ऑप्शन सी 76.31%, ठीक है, 76.31%। नुनाई मेला कहाँ पे लगता है? तो नुनाई मेला जो मेला है बहुत ज़्यादा फेमस है जोनसार बावर में, एंड राइट आंसर हो जाएगा देहरादून इसमें। हरेला त्यौहार किस माह के प्रथम दिन मनाया जाता है? तो हरेला त्यौहार मनाते हैं भाई हम सावन या श्रावण माह के पहले दिन, ठीक है। हरा भरा माह तभी तो कहते हैं, सावन का महीना आ गया, ठीक है, शिव जी को समर्पित होता है सावन का माह। राज्य के किस जनपद में यूरेनियम के भंडार के साक्ष्य मिले हैं? तो यूरेनियम के भंडार साक्ष्य हमको मिलने हैं टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, यानी कि यहाँ यूरेनियम हो सकता है, साक्ष्य मिले हैं अभी केवल, ऐसा नहीं कि उत्पादन होता है। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र किन जनपदों में विस्तृत है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र बना था 1988 में। नंदा देवी पार्क 1982 में बना, लेकिन इस सम्मिलित क्षेत्र को नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र बोला गया, जिसमें फूलों की घाटी का एरिया भी आता है। और इस पूरे हमारे बोल सकते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इस रिजर्व का फैलाव हमको देखने को मिलता है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। 18वीं सदी में काली के पूर्वोत्तर का नेपाली क्षेत्र क्या कहलाता था? तो 18वीं सदी में काली के पूर्वोत्तर का नेपाली क्षेत्र कहलाता था हमारा चौबीसी। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही हट गया, ऑप्शन बी था इसका आंसर, चौबीसी। नेपाली क्षेत्र उसमें 24 परगनाओं में बटा हुआ था, इसलिए इसको चौबीसी कहा जाता था, चौबीसी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और जो हमारे काली के पूर्वोत्तर का अगर केवल भाग पूछा जाता तो उसको सीरा कहते थे उसमें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सीरा राज्य था वो, मतलब नेपाल का एक राज्य था, उसमें एक प्रांत बोल सकते हैं। 1785 ईस्वी में कुमाऊनी सेना ने श्रीनगर में खूब लूट खसोट की, जिसे इतिहास में कौन सा कांड कहा जाता है? तो देखिए 1785 के आसपास ये बहुत लूटपाट हुई थी उसमें। हमारी कुमाऊं सेना जो थी, चंद सेना ना, वो हमारे श्रीनगर तक पहुंच गई थी उसमें। ये जगत चंद के टाइम पीरियड की बात है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों फाइनली क्या हुआ था, इस घटना को बोला गया जोशियांगा कांड। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, जोशियांगा। ठीक है, जोशियांगा कांड। माफ कीजिएगा, फतेहपति शाह नहीं होगा इस टाइम पे। हमारे जो राजा होंगे वो होंगे ललित शाह का टाइम पीरियड चल रहा होगा लास्ट का। ठीक है, फिर तो प्रद्युमन जो चंद हमारे कुमाऊं की राजगद्दी पे था वो वापस आता है और प्रद्युमन शाह के नाम से गढ़वाल पे बैठता है। और इसके कुछ टाइम बाद ही हमारा फिर कुमाऊं में तो बिल्कुल चंद वंश का पतन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ललित शाह के टाइम पीरियड की बात है, जोशियांगा कांड जो हुआ था, ललित शाह होगा। मैंने फतेहपति शाह बोल दिया था, सही कर लेना। किस चंद शासक के शासनकाल में गैरागर्दी चरम पे थी? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया कोर्स में, गैरागर्दी क्या थी। तो अजीत चंद जो था ना, लठ मूसल राजा था। लठ मूसल मतलब महामूर्ख, जड़ बुद्धि बोलते हैं जिसको। मतलब पूरा कितना ही भूकंप आ जाए, कुछ भी हो रहा हो जिसके आसपास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप का राजा था अजीत चंद। ठीक है, बिल्कुल ही मकरा राजा। और इसको उस समय खाली गद्दी पे बिठा दिया क्योंकि चंद मूल का था। और इसमें गैड़ा बंधु थे, पूरनमल गैड़ा आदि थे। इन लोगों ने पूरा राजकाज अपने हाथ में ले लिया और बहुत ही अत्याचार किया। तो इस टाइम पीरियड को कुमाऊं में हमारा गैड़ागर्दी कहा जाता है, अजीत चंद के टाइम पीरियड पे। अगला देखिए, 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मनोज सरकार, जो कि पैरा एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित हैं? तो आप सभी को पता है दोस्तों, 2018 में जो अर्जुन पुरस्कार जीता था मनोज सरकार ने, उन्होंने हाल में ही टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो जो हमारा पैरा ओलंपिक हुआ था ना 2020, उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये रिलेट करते हैं हमारे किसे, शटलर हैं, शटलर का मतलब होता है बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने जीता और इनके नाम पर अब रुद्रपुर का जो स्टेडियम है वो मनोज सरकार स्टेडियम नाम इनका रखा गया है, इन्हीं के नाम पे। ये रुद्रपुर से संबंधित है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ऐसे हमारी एक प्लेयर और थी जिन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक के हॉकी मैच में हैट्रिक की थी, वंदना कटारिया। उत्तराखंड खेल निदेशालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड जो हमारा खेल निदेशालय है, इसकी लोकेशन है भाई देहरादून में, ऑप्शन है। चाईसील बुग्याल किस जनपद में स्थित है? चाईसील बुग्याल को एक बार ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था और चाईसील बुग्याल की लोकेशन है उत्तरकाशी में, ऑप्शन है। भाई लास्ट क्वेश्चन है आज हमारे इस मॉडल पेपर 24 का, कि उत्तराखंड में उत्तराखंड ई कैबिनेट की पहल करने वाला देश का कैसा राज्य बना है? तो ई कैबिनेट की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही उत्तर, पहला। ठीक है, तो देखिए यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं मॉडल पेपर 24 को। आशा करता हूँ अभी 1-2 दिन में और मॉडल पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा पाऊँ मैं। ओके, क्योंकि फिर 4 को तो आपका एग्ज़ाम ही है और थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तभी आपके अंदर टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो नहीं आ पाती। आप लोग उन टॉपिकों को अदर चैनल से क्लियर कर सकते हैं। बहुत से चैनल आपको डेटा देता है, करंट अफेयर का है, सूचकांक वाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में ढेर सारे पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेटेड करें, लोगों को इसके लिए अवेयर करने और उनको बताएं कि पेड़ों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। क्योंकि जब ये पर्यावरण होगा, ये जग होगा, खूबसूरत पर्यावरण होगा, हवा होगी, स्वच्छ पानी होगा, तभी तो हम जी पाएंगे, आगे हमारी पीढ़ियाँ जी पाएंगी। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए भी अपना योगदान दें। और बाकी उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ओके, तो जल्दी मिलेंगे आपको दोस्तों किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा फिर से कि हमारी एप्लीकेशन पे जो पेड टेस्ट सीरीज हैं, 50 ग्रुप सी फुल लेंथ और 11 वीडियो वाली टेस्ट सीरीज, उनको फॉलो करो। जिन लोगों का अगर एग्जाम है 4 और 5 दिसंबर को, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है,
चलिए अपना ध्यान रखना, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा। बाकी कोई डाउट क्वेरी होगा किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा सही करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।